नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सियासत नामों की इस देश में हमेशा से रही है। खास करके जब वैचारिक जंग होती है तो उसमें ये नाम बदलने की जो एक रवायत है वो और ज्यादा हावी हो जाती है। इस वक्त दिल्ली में नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश तक वो जारी है। पहले मुजफ्फरनगर और अब तुगलक लेन। बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग किया अपने अपने घर में। हालांकि नीचे लिखा हुआ है तुगलक लेन। देखिए, बड़ा जबरदस्त विरोधाभास है, क्योंकि इतने समय से जो नाम पड़ा हुआ है उसे इतनी आसानी से बदला भी नहीं जा सकता है। हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं देश के लोग राजनेताओं की और राजनीतिक दलों की इस नाम बदलने वाली सियासत से क्या समझते हैं और क्या असर, क्या संदेश राजनेता और राजनीतिक दल देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से जुड़े हैं। प्रशांत देव एसोसिएट एडिटर। चंद्रमोहन चौबे जी हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ चर्चा शुरू करें उससे पहले इस विषय में क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो सुनाते हैं। उत्तर काल में ये तमाम सवाल हैं, और उससे पहले आपको हमारे सहयोगी कुमार गौरव का एक इस विषय पर जायजा लिया हुआ है, वो वॉक थ्रू दिखाते हैं। केंद्र में राज्य मंत्री हैं और इनका जो एड्रेस है ये 8 तुगलक लेन था, जिसे उन्होंने अब स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया। हालांकि नीचे ब्रैकेट में उन्होंने तुगलक लेन जरूर लिखा। और ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, बगल में दूसरा आवास भी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने दिनेश शर्मा का आवास है, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। ये दिनेश शर्मा का घर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मकान का नंबर है 6। स्वामी विवेकानंद मार्ग रखा गया, उसके नीचे भी तुगलक लेन लिखा गया है। ये अचानक की कोई मांग नहीं है, जनता की लंबे समय से मांग रही है। और मुजफ्फरनगर की जो धरा है वो पावन धरा, वो माँ गंगा के निर्मल प्रवाह और शुक्रताल की पावन धरा, वह मुजफ्फरनगर नाम से कोई उसका कनेक्ट नहीं है। यह क्षेत्र किसानों का, गुड़ की मिठास का और प्रगति का क्षेत्र रहा है, और आर्थिक प्रगति की पहचान वो माता लक्ष्मी से होती है। तो इसका नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग लंबे समय से चली है। वही मांग मैंने विधान परिषद में उठाई। तो तमाम इससे जुड़े हुए जो पहलू हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। क्या वाकई में जिले का नाम बदलने जा रहा है? देखिए, नाम बदल भी सकता है। इसी उत्तर प्रदेश में तमाम सारी ऐसी सरकारें रही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के नाम पहले भी बदले हैं। आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया था। ऐसे अलग-अलग जनपदों के नाम बीएसपी की सरकार में बदले गए थे, और ये महामाया नगर, काशीराम नगर, रमाबाई नगर, प्रबुद्ध नगर, ऐसे तमाम सारे नाम अलग-अलग जनपदों को मायावती की सरकार के दौरान दिया गया था। उसके पीछे की जो बड़ी वजह मानी जाती थी वो ये मानी जाती थी कि जिन महापुरुषों के नाम पर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी, जिन महापुरुषों को अपना आइडियल बताकर खासतौर पर वर्ग विशेष में उन्होंने अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाया, उस वर्ग विशेष में ये मैसेज देने की कोशिश की जाती थी कि हम इन महापुरुषों के नाम पर आगे बढ़े हैं, लिहाजा हमने उत्तर प्रदेश के इन जनपदों के नाम उनके नाम पर किए हैं। तो ये अपनी-अपनी राजनीतिक सुविधा के लिहाज से और अपने-अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए अलग-अलग सरकारों के दौरान ये सब देखा गया है। मायावती की सरकार ही नहीं, बल्कि आपको ध्यान होगा कि जब अखिलेश यादव साल 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मायावती सरकार के बहुत सारे ऐसे जनपद जो उन्होंने नाम बदले, उन्होंने दोबारा उसका नाम बदल दिया था। जैसे महामाया नगर का नाम अखिलेश यादव ने हाथरस कर दिया था, काशीराम नगर का नाम दोबारा बदलकर उन्होंने कासगंज कर दिया था, रमाबाई नगर का नाम बदलकर उन्होंने कानपुर देहात कर दिया था, और जो पंचशील नगर जिसका नाम मायावती ने रखा था उसको बदलकर हापुड़ कर दिया गया। तो अलग-अलग सरकारों में अपने राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए और खासतौर पर उन महापुरुषों के या जिनको अपना आइडियल मानते हैं, जिनके नाम पर वो सियासत करते हैं, वर्ग विशेष की, उनके बीच में मैसेज देने के लिए इस तरह के परिवर्तन देखे जाते रहे हैं। यही जो स्थिति है वो आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकारों में भी तमाम सारी योजनाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर देखने को मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर उनकी सरकारों में भी तमाम सारी योजनाओं के नाम रखे गए। तो अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपने-अपने, अब यूं कह सकते हैं कि किसका कितना फायदा वो उठा सकते थे, उसका उपयोग किया गया है।
इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो इलाहाबाद है उसका नाम प्रयागराज किया गया और ये कहा गया कि इसकी मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया। आपको ध्यान होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत जोर शोर से किया जा रहा था, उसी वक्त उसका नाम अयोध्या कर दिया गया। जो मुजफ्फरनगर है उसका नाम बदलने की कवायद की मांग की गई है। अभी विधान परिषद की जब कार्रवाई चल रही थी तो यूपी बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मोहित बेनीवाल, विधान परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने बाकायदा परिषद की कार्रवाई के दौरान खड़े होकर ये कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम एक मुस्लिम शासक के नाम पर, जो कि मुजफ्फर अली था, उसके नाम पर रखा गया था, लेकिन ये महाभारत काल से जुड़ी हुई धरती है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ नगर है। यहाँ पर राजा परीक्षित ने ऋषि सुखदेव से भगवत जो पुराण है उसका ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसका नाम मुगल शासक के नाम पर नहीं किया जाना चाहिए, इसका नाम लक्ष्मी नगर किया जाना चाहिए। और लंबे चौड़े तर्क उन्होंने दिए थे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और ये कहा था कि ये वहां के लोगों की डिमांड है, वहां की जनता ये चाहती है कि अब जो मुजफ्फरनगर है उसका नाम किसी मुस्लिम शासक के नाम पर ना रखा जाए। तो ये एक परंपरा देखी गई है, किसी की भी सरकार रही हो, बसपा की रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो, या आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो सांकेतिक तौर पर या इस तरह के नाम बदलकर कम से कम जिस वर्ग विशेष पे वो अपनी खास पैठ रखते हैं उसमें इस तरह के नाम बदलने की कवायद को शुरुआती दौर से देखा गया है। और अभी दिल्ली में आपने देखा कि तमाम सारे जो राज्य सांसद हैं उन्होंने भी अपने नाम बदल सकते हैं और संदेश की राजनीति इसमें निहित है। चौबे जी, तय कर लिया है सरकार ने? मीना जी नमस्कार, सभी पैनल साथियों को नमस्कार। मीना जी, अभी अशोक जी ने आपको सारी बातें विस्तृत रूप से बता दी कि नाम बदलने की जो बात है वो कोई नई परंपरा नहीं है। अशोक जी ने सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश का ही बताया है। आप देश में भी देखिए, कई बड़े शहर, चाहे वो कलकत्ता हो, जो पहले कलकत्ता नाम था आज कोलकाता हो गया है, चाहे चेन्नई हो जो पहले मद्रास था, चाहे मुंबई हो जो पहले बंबई था, इसी प्रकार कई ऐसे नाम। आपको इतना सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? आप इतना दलील देने के लिए या अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कैलकाटा चेन्नई तक क्यों घूम के आ रहे हैं? आप अपनी बात बताइए ना कि आपको ये ठीक लग रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी सरकार ऐसा सोच रही है और सरकार इस फैसले पर अमल करने जा रही है। जी, अभी हम इस बात पे आ ही रहे थे मीना जी। देखिए, तुगलक कौन था ये सब भली भांति जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ले लीजिए या फिरोज शाह तुगलक को ले लीजिए, या जितने भी उस समय के जो तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक हो, इन लोगों ने क्या किया था, इनका क्या इतिहास रहा था, किस प्रकार से उन्होंने उत्पीड़न किया था, किस प्रकार वो क्रूर शासक थे, ये भली भांति जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारत के जो है आदर्श हैं, हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे भारतीय परंपरा को पूरे विश्व में डंका बजाने वाले। तो ये तय जो है विपक्ष को करना है कि वो आतताइयों के साथ खड़ी है, वो क्रूर शासकों के साथ खड़ी है, या जो भारतीय सनातन धर्म को या भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कृति। नाम बदल देने से इतिहास बदल जाएगा क्या चंद्रमोहन चौबे जी? नहीं, तो यही तो तय करना है कि हम किसको महापुरुष मानते हैं। हम आतताइयों को मानते हैं, हम क्रूर शासकों को मानते हैं, हम मंदिर तोड़ने वालों को अपना आदर्श मानते हैं, या जो विश्व बंधुत्व की बात करता हो, जो सबका साथ सबका विकास की बात करता हो, जिसके लिए भारतीय संस्कृति उस गौरव की पहचान रखती हो। तो ये तो तय विपक्ष को करना है कि वो किसके साथ खड़ा है। हम तो भारतीय संस्कृति, भारत के जो है गौरवान्वित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। अब विपक्ष बताए कि वो किसके साथ खड़ा है। ये तो प्रश्न विपक्ष करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही पहल है। चंद्रमोहन चौबे जी, 5 साल का किसी के पास समय होता है सत्ता में काम करने के लिए, और उन 5 सालों के समय में आपने कितने काम तो ये विपक्ष को किसके साथ खड़ा है और नहीं खड़ा है ये साबित करने के लिए किए, और कितने काम जनता के हित में किए, उसका भी एक रिकॉर्ड जरूर बनाइएगा। प्रियंका गुप्ता जी। जी मीना जी बता। जी प्रियंका गुप्ता जी, अगर सरकार ऐसा करती है, मुजफ्फरनगर का नाम बदलती है, चौबे जी ने जैसे कहा इतिहास में पहले भी इससे बहुत सारे नाम बदले गए हैं, विपक्ष को वाकई में इस मुद्दे पर ध्यान भी देने की जरूरत है।
देखिए, मुझे लग रहा है कि ये किया इसलिए जाता है कि ध्यान हटाया जा सके कि किस तरह से शेयर मार्केट गिर रही है, ध्यान हटाया जा सके किस तरह से रुपया गिरता है और रुपया जब पहले गिरता था तो देश की साख भी गिरती थी, देश का सम्मान भी गिरता था, पर अब नहीं गिरता। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं दिखता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं दिखता। और ध्यान इसलिए भी हटाया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, इस सब चीजों पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से डाटा के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि 100 करोड़ लोग देश के सिर्फ जरूरत की चीजें खरीद पा रहे हैं, जो बेहद जरूरी चीजें होती हैं, और वो चीजें नहीं खरीद पा रहे जो वो खरीदना चाहते हैं। ये हालत हो चुकी है देश की। इनका ध्यान ये भी हटाना होता है कि किस तरह से अपनी तो डिग्री भी नहीं दिखा पाते हैं, पर दूसरों की मेल भी खंगालनी है, उसका सोशल मीडिया भी खंगालना है, उसको किसी तरीके से उसकी प्राइवेसी नष्ट करनी है। बस उनको ये चाहिए कि वो जान सके कि इस व्यक्ति की जीवन में क्या चल रहा है, चाहे वो किसी को इनकम टैक्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसको पूरी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद की अगर बात की जाए तो आरटीआई कानून को भी ये वीक करते चले जा रहे हैं। अब हकीकत ये है कि देश में वाकई जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, वो बेरोजगारों का मुद्दा है, वो महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा है। अब बताइए कि बेटी बचाओ का 455 करोड़ रुपया गायब हो गया, नहीं पता। टैग की रिपोर्ट आती है, आप बताइए कि उत्तराखंड में जो पैसा आता है वन विभाग के लिए, उससे मोबाइल फोन खरीद लिए जाते हैं। टैग की रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर जो हाईवेज बन रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उसमें गबन हो गया है 104 करोड़ का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर नाम बदलने से लोगों की किस्मत बदल जाएगी, लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, तो आप ही क्यों, सब लोग नाम बदलते हैं। मुझे तो लगता है कि सब लोग मिल के नाम बदल लेते हैं, अपना अपना भी नाम बदल लेते हैं। प्रियंका जी, इतने सारे विषय उठाए आपने कि सरकार इन सब ये से विषय मैंने ध्यान नहीं उठाए हटाने हैं के मीना लिए। जी, ये प्रियंका जी, विषय प्रियंका जी है मेरी जो बात तो सुनिए। प्रियंका जी मेरी बात तो सुनिए। मेरा ये कहना हाँ, है कि आपने बताया कि सरकार पैसे की घटती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों को छुपाना चाहती है, सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर पर्दा डालना चाहती है, एटसेट्रा, तमाम ऐसी बातें। तो इस मुद्दे पर विपक्ष का ध्यान देना जरूरी है क्या? सरकार तो ध्यान भटकाना चाह रही है और आप भटक रहे हैं। देखिए, हम नहीं भटक रहे हैं, ये सिर्फ जनता को भटकाना चाह रहे हैं। हम तो अपने मुद्दे पे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि ये जो लाल आंखें दिखा रहा है हमें अमेरिका, जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ होता है वो लगाता चला जा रहा है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चुप है। माय डियर फ्रेंड, उसके उनके ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, पर वो चुप है। हकीकत ये है कि चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, बट हम चाइना के मामले में भी चुप है। अब विदेशी नीति के डंका फट गया है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तो वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ जनता का जो ध्यान है वो मेन मुद्दों से हटाकर इन सारे मुद्दों में उलझाना चाहते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। पर जी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए उलझाने का काम सत्ता पक्ष की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अब जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो उलझे या नहीं उलझे। अशोक यादव जी, कितना जी उलझना चाह रहे हैं आप? जनता के बीच में इसका संदेश क्या जा रहा है? देखिए, जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट एंड योगी गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट्स आर मास्टरमाइंड ऑफ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। आप देखिए, कुंभ चूंकि चल रहा था, अभी हाल ही में खत्म हुआ है। अर्ध कुंभ के दौरान आपको याद होगा 25 फरवरी 2024 को मोदी जी ने 5 सफाई कर्मियों के पैर धुले थे मीना जी, और दैनिक भास्कर ने उस चीज को एनालाइज किया, छापा, और 5 सफाई कर्मियों में पांचों की हालत जैसा पैर धुले थे मोदी जी, वैसी की वैसी दयनीय आज भी है। और आज भी वो कुंभ में इसे झाड़ू लगा रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास तक नहीं दे पाए मोदी जी। अब पैर धुल के एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स उन्होंने किया। इसी तरह नाम बदलने की पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। आप ये बताइए, जनता कह रही कि हालात बदलो, मोदी सरकार करी नाम बदलो। आपने कहा अशोक जी ने कि बहुत सारी सरकारों ने नाम बदला है, मैं मानता हूं इस बात को, बहुत सारी सरकारों ने नाम बदला है, लेकिन उन सरकारों ने नाम बदलने के साथ साथ हालात बदलने के लिए भी काम किए हैं। इन सरकार की तरह, मोदी योगी की सरकारों की तरह सिर्फ नाम नहीं बदला है, हालात भी बदले हैं। और आज अगर नौजवान कह रहा है कि मेरे हालात बदलो, मुझे नौकरी दो, तो मोदी सरकार उसका नाम बदल कर अग्निवीर तुम्हारा नाम हो गया, चलो 4 साल टेकअप नौकरी करो। आज किसान कह रहा है कि हमारे हालात बदलो, मोदी सरकार उनको पता नहीं क्या क्या बता रही है, तमाम कहानियां बता रही है। आज हर सेक्टर के लोग, आप एक जो मैं अभी खत्म कर रहा हूं, अभी भाजपा के साथी ने कहा विवेकानंद की बात कर रहे थे, तुगलक की बात कर रहे थे,
तो मुझे तुगलक और मोदी जी की सरकार में कुछ समानता नजर आई करेंसी को लेकर के। आपको याद होगा कि हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल राजा था, वो बड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता था, और हमारी सरकार ने भी करेंसी को लेकर के 8 नवंबर 2016 के दिन बड़ा अजीबोगरीब जो है एक्सपेरिमेंट की, जिसका परिणाम रहा कि तब से हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, आज तक लड़खड़ाई ही जा रही है। आज विवेकानंद की बातें करेंगे, लेकिन ये विवेकानंद को तो मानेंगे, लेकिन विवेकानंद जी की नहीं मानेंगे। जी उनके जो जी विचारधारा थी मीनू जी, वो विचारधारा को जी भाजपा नहीं मानेगी। उनकी विचारधारा विचारधारा थी को सार्वभौमिक स्वीकार्यता की, जी जी लेकिन इनकी विचारधारा क्या है? चंद्रमोहन चौबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत देव हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पहले प्रशांत जी को सुनती हूँ, उसके बाद चंद्रमोहन चौबे जी आपके पास आऊंगे। प्रशांत देव जी, ये सिंबॉलिक राजनीति का आरोप विपक्ष लगा रहा है सरकार पर, सत्तारूढ़ दल पर, कि सिंबॉलिक राजनीति कर रही है बीजेपी। इस सिंबॉलिक राजनीति को करने के पीछे बीजेपी की निश्चित रूप से एक टारगेट ऑडियंस है, लेकिन क्या वाकई में इससे चुनावों तक या कोई इसमें बहुत फायदा दिखेगा, आपको दिख रहा है? और विपक्ष का इस पर हंगामा कितना उचित लगता है? देखिए, इसको सिंबॉलिक या सांकेतिक तौर पे कहने से ज्यादा है कि तो पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला है, ओपनली है। इसमें संकेत क्या है? मतलब पूरी तरीके से खुल्लम खुल्ला एक संदेश देने की कोशिश है। न तो कोई नियम के तहत ऐसा हुआ, जो इसका प्रोसीजर है उसके तहत नहीं हुआ, हालांकि टेक्निकली गलत भी नहीं। जो आदमी अपने निवास का नाम रखना चाहता है वो इस रीजन से गूगल में वो विवेकानंद मार्ग दिखाता है, कहीं कोई गली होगी वो विवेकानंद शो कर रहा, तो उन्होंने पड़ोसी ने रखा तो हमने भी रख लिया, पड़ोसी ने कृष्णपाल गुर्जर जी ने रखा तो दिनेश शर्मा जी ने भी रख लिया। तो ये एक कहाँ रखा? लुटियंस दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने रखा। तो ये एक ऑटोमेटिकली हम खुल्ला संदेश दे दिया गया। अब रही बात कि राजनीति में कितना इसका फायदा होगा, तो देखिए ऐसा है कि जो देश में इसके पैरेलल एक जो राजनीति है और चली आ रही है वर्षों से, वो है जाति की राजनीति। तो बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला जो सनातन की राजनीति का फॉर्मूला लेके आई है कि सनातन पे कहीं अगर जातिवाद अगर भारी पड़ जाए तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि जो जाति समीकरण जो चुनाव होते हैं तो सनातन एक ऐसा फ्रंट है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि शायद ये सनातन इस जाति राजनीति पे भारी पड़ जाए, यही एक कोशिश है। तो कोशिश करने में बीजेपी को कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई परहेज नहीं है, तो बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है। तो ये बात कहीं से सरकारी या आधिकारिक स्तर पर नहीं आई है, लेकिन आप भी ये समझ सकती हैं कि कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता है कि वो इस तरीके से अपनी मर्जी से नाम लिख दे, और सब कुछ बहुत वेल प्लान, वेल थॉट सब चीज होती है। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश है। तो कोई सांकेतिक संदेश नहीं है, खुला है भाई, खुला है और ये चाहते भी हैं। और मैं ये भी कहता हूँ, ये चाहते हैं कि हम सनातन की बात करें और इसका जमकर विरोध। तो जैसे हम सनातन की बात करें और विपक्ष इस पर लाठी डंडा लेके चढ़ जाए, इसमें भी फायदा है। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है कि ये एक तो सनातन के नाम पे पोलराइजेशन, उस पे उसको उसका पॉलिटिक्स, और अगर इसका विरोध होता है तो बल्ले बल्ले। जी, तो बीजेपी की इधर चिट एंड पट वाली स्थिति है दोनों तरफ, मतलब विपक्ष जो है वो परेशानी में, यहाँ पर सत्तारूढ़ दल सीधे सीधे आक्रामक तेवर के साथ दिख रहा है। चंद्रमोहन चौबे जी, सवाल ये है कि पीडीए से डर गए हैं आप लोग? लग रहा है आपको कि पीडीए मुश्किल खड़ी कर सकता है और इसलिए इतना खुलकर मैदान में आ गए हैं आप? मीना जी, हमारा अगर आप स्लोगन देखेंगी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की हम बात करते हैं। हमारी जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय भी हमारा सिद्धांत यही था, अंत्योदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति का उदय। उस अंतिम व्यक्ति में जानते हैं कौन आता है? गरीब आता है, गांव आता है, पिछड़ा आता है, दलित आता है, और सभी जो लोग वंचित हैं, जो विकास की धारा से वंचित है, उनको आगे लाना। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है। हमारी विचारधारा बदली नहीं है, कांग्रेस की तरह झूठा नहीं कि गरीबी खत्म करो, गरीबी खत्म करो, और अंत में गरीबों की क्या दशा है,
बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो, अपने मुंह से डंका पीटते हैं कि इतनी बेरोजगारी है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये जो करना है इनको पीडीए करना है, क्या करना है, ये बांटने वाली विचारधारा है इनके अंदर। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटते हैं, कभी जातियों के नाम पर बांटते हैं। ये एकता से डरते हैं, ये भयभीत होते हैं, क्योंकि अगर एकता होगी तो इनको सत्ता नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने सत्ता के लिए क्या किया, भारत का बंटवारा किया था। भारत पाकिस्तान बना ही क्यों था, इन्हीं लोगों की वजह से, तो इन्हीं की तो सत्ता के लालच में ही बना था। और सुनिए, अभी अशोक जी बोल रहे थे तुगलक के बारे में, तो तुगलक को अशोक जी जरा ठीक से पढ़ लीजिएगा कि तुगलक ने जो भी निर्णय लिए, चाहे वो मुद्रा बदलने की हो और चाहे राजधानी बदलने की, यानी कि दिल्ली से उसने तुगलकाबाद जो है राजधानी अपनी बदली थी, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन सुनिए अशोक यादव जी, जरा बढ़िया से सुन लीजिएगा और ढंग से सुन लीजिए। माननीय मोदी जी ने जब मुद्रा बदला या जो भी योजना यहाँ बदली, आज आपको पता है उसके बदलने के बाद हमारी जीडीपी कितनी अधिक बढ़ी है। हम 10वें नंबर की थे, आज हम 5वें नंबर पर है। और सुनिए, अब लोग हाँ अरे ताली बजाइए, अभी और बजाने का आपको मौका दे रहे हैं। आपके 2014 से पहले ताली बजाइएगा, बहुत तेजी मीना जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया प्रशांत देव जी ने जो कहा कि खुल्लम खुल्ला, तो आप तो ऐसे खुल्लम खुल्ला शुरू यहाँ पर डिबेट में भी इस तरह से, ये ठीक नहीं है। अशोक यादव जी ताली बजा रहे हैं तो वो सुनेंगे। नहीं मीना जी, नहीं मीना जी सुन तो लीजिए, मीना जी सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए मीना जी। अब इनसे कहिए, मीना जी अशोक जी से कहिएगा कि जी नहीं रुक जाइए, करिएगा। अब नहीं प्रशांत जी बोलिएगा, आपको बोल लेने दीजिए, हमें बोल लेने दीजिए मीना जी प्लीज। जी देखिए, अभी इनसे कहिए अशोक जी से और ताली बजाएंगे जी, और अशोक जी अभी और ताली बजाएं। 2014 से पहले मात्र यहाँ पर 43 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 से पहले 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। 2014 से पहले, अब सुनिए तो हम अपनी उपलब्धि, अपना विकास बता रहे, विकास भी नहीं सुनना चाहते। 2014 से पहले प्रतिदिन 9 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज 36 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है। इनसे कहिए ताली बजाएं। हम विकास पे बात कर रहे हैं, विकास पे आइए ना, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। 2017 से चंद्रमोहन जी रुकिए एक मिनट, बोले प्रशांत देव जी। मैं इन्हीं की बात, इनकी जितनी बातें हैं सब मैं इंडोर्स करता हूँ, सब सही मानता हूँ। 2014 की बात उन्होंने कही, मैं तो सिर्फ एक बात को बता रहा हूँ जो हम लोग महसूस करते हैं बतौर जर्नलिस्ट। देखिए 2014 की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत्योदय की बात कही। 2014 के पहले ये नारा शायद नहीं था और भर भर के इनको वोट मिला। 2019 में भर भर के वोट मिला। 14 और 19 10 साल इन्होंने जबरदस्त काम किया। 240 24 में। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, जातिवाद का जो समीकरण का जो फॉर्मूला है, इसने डराया है, डर पैदा किया है। इसीलिए ये नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं और इसमें गलत बात नहीं है। अगर बीजेपी को लगता है कि इस फॉर्मूले के तहत वो आगे बढ़ना चाहती है, सबका साथ सबका विश्वास लेना चाहते हैं, गरीबों तक पहुंचना चाहते हैं, अंत्योदय तक पहुंचना चाहते हैं, तो वोट चाहिए। और उस वोट बैंक को अगर हासिल करना है तो उस फॉर्मूले को अपनाना होगा जो जमीन पे काम करेगा, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे दक्षिण भारत में हिंदी वर्सेस तमिल हो, या फिर ये जो एक नया मुद्दा औरंगजेब का है। ये तमाम मुद्दों को एक्सप्लोर हर जिसको जो सूट करता है वो उसको स्वीकार करना चाहिए कि आखिर हम ये नहीं कह रहे कि आप चुनाव जीत करके जनता का भला नहीं करना चाहते, लेकिन आप चुनाव जीतना चाहते हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस और डिलीवरी की पॉलिटिक्स पे कास्ट पॉलिटिक्स भारी पड़ती है। इसीलिए जाति आधार पर आपको टिकट देना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है। इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसीलिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहा जाता है। अब युद्ध के मैदान में जब बीजेपी को पीडीए से थोड़ा सा डर लग रहा है, या हमारे देश की सियासत में जो जाति फैक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रभावी है, हावी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में फिर
जो भी सत्ता में है या विपक्ष में है या जो सत्ता की जंग में है, उसके लिए सारे रास्ते अपने खोलने होंगे। बीजेपी ने रास्ते खोल दिए हैं अशोक तिवारी जी। इसे इसी रूप में देखना चाहिए कि 2027 की जंग जो है वो खुली शुरू हो चुकी है। देखिए दरअसल 2027 में अभी थोड़ा वक्त है, हम लोग 25 में है, 2 साल का वक्त बाकी है। और अगर आप खासतौर पर उत्तर प्रदेश सेंट्रिक होंगी तो आप देखेंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार चुनावी मोड़ पर रहता है। यहाँ पर लगातार राजनेताओं के दौरे होते रहते हैं, यहाँ पर लगातार नए नए मुद्दे जन्म लेते रहते हैं। अभी जो हालिया मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, जो आपने जिक्र किया कि मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग कर दी गई है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा? क्या विपक्ष इस पे ऐतराज जताएगा, क्या रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या क्यों करेगा? अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जब उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा पीछे आपको ले जा रहा हूं, कि जब यूपी में उपचुनाव हुए थे 10 विधानसभा की सीटों पर, पहले 9 सीट पर हुए थे, बाद में 1 सीट पर हुआ, तो उन 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इस बात को कहने से बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए कि पीडीए के एक फॉर्मूले ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के दूसरे फॉर्मूले को धराशायी किया। बीजेपी की सीटें काफी घट गई, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया, सीटों की संख्या बढ़ी। लेकिन उसी मिथ को तोड़ने के लिए, उसी एक आकस बना कि पीडीए ने एनडीए को हरा दिया, पीडीए ने बीजेपी को पटकनी दे दी। उपचुनाव में बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर पूरा संगठन, जहां जहां पर उपचुनाव वहां पर उन्होंने कैंप किया। तो पहले 9 में से 7 सीटें जीती, और उसके बाद खासतौर पर जिस मिल्कीपुर सीट पर जिसको कहा जा रहा था कि ये असली लड़ाई पीडीए बनाम एनडीए की है, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और उनकी तरफ से वो सीट जीतने के बाद ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि बेसिकली पीडीए कुछ था ही नहीं, पीडीए को बीजेपी ने हरा दिया। वो लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ से की गई थी। तो दोनों ही दलों की तरफ से, या दोनों ही गठबंधन की तरफ से, चाहे वो इंडिया गठबंधन रहा हो या एनडीए गठबंधन रहा हो, दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बात को प्रमुखता से रखने की कोशिश की गई। आपको ध्यान होगा कि जब शुरुआती दौर में अखिलेश यादव जी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस पीडीए का जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर हम चलेंगे, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के मुद्दों के आधार पर लड़ाई होगी। लेकिन धीरे धीरे उस पीडीए को उन्होंने बढ़ाया भी। उन्होंने कहा एक का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, आधी आबादी भी है। एक का मतलब सिर्फ आधी आबादी नहीं है, बल्कि अगड़े भी हैं। तो उनको ये लगा कि वो सिर्फ पीडीए सेंट्रिक ना हो जाए, इसलिए अपनी जो राजनीति का दायरा है उसमें एक के दायरे को लगातार वो बढ़ाते चले गए। तो जो बात मैं शुरुआती दौर से कह रहा हूं कि राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधा के हिसाब से नाम बदल सकते हैं, वो उनका विशेषाधिकार होता है शासन और सरकार का कि किसी भी जिले का नाम वो बदले, और उनको ये लगता है कि इसका नाम बदलने का फायदा सियासी तौर पर उनको मिल सकता है, तो उसको आगे भी लेकर जाते हैं। मैंने आपको मायावती सरकार के दौरान बदले गए जिले के नाम बताए, अखिलेश यादव ने जो फैसले मायावती के बदले उनका जिक्र मैंने आपसे किया, या योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो कुछ नाम बदले देखिए मैंने उसका जिक्र पहले आपसे किया है। तो ये पूरा जो पूरी जद्दोजहद है, पूरी जो कवायद है, वो सिर्फ नफे और नुकसान की सियासत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल है तो फायदे और नुकसान के लिए ही चुनावी लाइन में उतरते हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता के हाथ में होता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी ताकत सभी दलों को लगाते हैं। निश्चित रूप से अशोक यादव जी, इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी की जो मेहनत है वो बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल को भी डरा रही है, चिंता में डाल रही है, और उनकी चिंता के समाधान के लिए जितने काम उनको करने चाहिए वो अपने काम कर रहे हैं। अब उन कामों में आप अगर उसको मुद्दा बनाएंगे तो आपके नुकसान और फायदे दोनों की संभावना है। लेकिन सवाल ये है कि आप दोनों के इस नुकसान और फायदे में जनता को उस रास्ते पर, बोर्ड पर क्या नाम लिखा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ना है? देखिए, अगर भाजपा अपनी गलतियों से सीखती तो जो 69,000 शिक्षक वाला प्रकरण था, उस प्रकरण को रिजॉल्व कर देती, उसको इतना लिंगर ऑन नहीं करते, जो कि वादा भी किया गया था। तो भाजपा, पीडीए की बात तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को अगर पीडीए से थ्रेट है, अगर भाजपा को लगता है कि हमें, जिनका हमने आरक्षण लूटा, जिनका हमने नौकरियां लूटी, उनको वापस कर देना चाहिए, तो लगता है कि हाँ, वो अपनी हार से कुछ सीखे हैं। लेकिन जो ठसक के साथ उन्होंने उस मामले को लिंगर ऑन किया, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने तक उस मामले को रिजॉल्व नहीं किया, इससे जाहिर हो रहा है कि आज भी वो पिछड़ों दलितों के प्रति उनके मन में कोई सिंपैथी नहीं। दूसरी बात, अभी भाजपा के साथी ने, चूंकि वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जो जो बातें कही, सारी बातें उनकी, अब जीडीपी की बात तो कर रहे थे, अब हम आपसे क्या बात करो, है नहीं यहाँ पे, जीडीपी की बात कर रहे थे कि नोटबंदी के बाद जीडीपी बढ़ गई। तो नोटबंदी के बाद आपने मोदी जी का वो स्टेटमेंट सुना होगा, भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो,
अगर इस देश में आतंकवादियों की कब्र न टूट जाए, फेक करेंसी न खत्म हो जाए और देश की अर्थव्यवस्था न सुधर जाए, या जो जो वादे उन्होंने किए थे कि 50 दिन बाद मुझे फांसी पे लटका देना, तो क्या जो जो वादे मोदी जी किए थे नोटबंदी को लेकर के, एक सिंगल वादा, मैं ज्यादा नहीं सिंगल वादा ही पूछ रहा हूं, एक सिंगल वादा नहीं पूरा हुआ। और जितनी करेंसी थी मार्केट में 99.3% सारा पैसा वापस आ गया। फेक करेंसी कहां थी तो बताना चाहिए ना इनको। और अभी इन्होंने कहा हमने 36 किलोमीटर सड़कें बनाई। ये सड़कों, देखिए फार्मूला में चेंज करते बेसिकली। अभी जीडीपी के कैलकुलेशन को उन्होंने बदल दिया है, वो फार्मूला बता नहीं रहे किसी को कैसे हम जीडीपी इतना दिखा रहे हैं। इसी तरह सड़कों की जो लेन है, इसके पहले जो सरकारें होती थी मीना जी, वो सड़कों की लंबाई नाप के बताती थी। इन्होंने क्या किया, लेन को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी लंबाई उसे मल्टीप्लाई बाई लेन, तो लेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट आएगा 3 गुना 4 गुना। तो ये देखिए बेसिकली ये फ्रॉड करते हैं, जो रिजल्ट बनाने में फ्रॉड करते हैं ये सब, और उसके बाद कहते हैं कि हमने ये कर दिया। आपने तमाम बातें कही, इसके अलावा आपने, हाँ, जो एम्स की बात इन्होंने कहा कि हमने इतना एम्स बना दिया, दरभंगा वाला एम्स पता नहीं उसमें शामिल है कि नहीं है, जो मोदी जी बताए थे। और उनके स्वास्थ्य मंत्री बताए थे कि उसको तो अभी जमीनें नहीं खरीद गई है, मोदी जी उसको बताए थे कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया, आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें बस ऐसे ही चल रही हैं, फर्जी फर्जी फर्जी। और देश की लास्ट में रहा है, देश की जो आज आप देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक दिन मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, जो आर्थिक विषमता है मीना जी, वो आर्थिक विषमता 100 साल पहले जितना थी इस देश में, वो उस लेवल पे पहुंच गई है। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। ये बीच की खाई क्यों इतना बढ़ रही है? इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ अशोक यादव जी कि अगर आपको इस गरीब की इतनी चिंता है तो क्यों तुगलक लेन में फंसे हैं आप? क्यों विवेकानंद के नाम पर आपको इतनी परेशानी हो रही है? क्यों आपको मुजफ्फरनगर का नाम बदलता है तो इस पर तूफान और बवाल की जरूरत है? आप जनता के मुद्दों को उठाते रहिए ना चौबे जी। नहीं देखिए मीना डरे हुए सहमे हुए लोग हैं, क्योंकि ये सब बड़ा अफवाह फैलाकर चंद्रमोहन चौबे जी के फोन पर कोई जरूरी फोन आ गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि ये नाम पर जो सियासत है वो पूरी की पूरी किसी भी तरह से ध्रुवीकरण जो वोटों का है उसको और ज्यादा बढ़ाने की जुगत में है। एक तरफ जातिवाद के जाल में हमारा देश इतना जबरदस्त ढंग से फंसा हुआ है कि उससे निकल पाना नामुमकिन सा दिख रहा है। उसी के बीच में कैसे उस जातिवाद के ध्रुवीकरण को, जो कि यहाँ पीडीए के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक चुनौती खड़े करने का प्रयास किया है, उससे पार पाने के लिए उत्तर प्रदेश में साफ साफ एकदम खुलकर आक्रामक तेवर से इस वक्त की सरकार जो है वो काम कर रही है कि कैसे वो पूरे के पूरे इतिहास को बदलने के मूड में है। पूरा का पूरा संदेश, ये सिर्फ संदेश की राजनीति जो होती है वो तो सॉफ्ट पॉलिटिक्स होती है। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा काम जिससे कि पूरे उसमें बात चली भी जाए लेकिन कहीं कोई बहुत हंगामा भी ना हो। लेकिन यहाँ तो खुलकर खेल खेला जा रहा है राजनीति के मैदान में। ये खेल जनता के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ता रहा इसी तरह से तो जनता को ही सोचना पड़ेगा कि वो अपने राजनीतिक दलों को वोट देते समय किस तरह से ध्यान रखे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखे, ताकि हमारे राजनेता और राजनीतिक दल उनके मुद्दों पर ध्यान दें बजाय कि मुद्दों को भटकाने का काम करें। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।